जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे आपके आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन में आए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए और कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर और आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पे ये मान चला दोस्तों, जो है जैसे आपका विज्ञान हो गया, जीके हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आए थे वैसे हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस ये मान चला एग्जाम तक जो चीजें मैं आपको बताता चलो, इसे आप फॉलो करते चला, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वही दोस्तों, हम लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे कि अपना जो पेपर होता है जीडी का, जैसे कि अपने क्वेश्चन जो आपके साइंस आती है, साइंस जैसे 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, फिजिक्स होता है और वैसे अपना केमिस्ट्री, वैसे सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल हमारे जीके क्वेश्चन अब फिलहाल जो पेपर हो रहे हैं वहां पूछे जा रहे हैं, और जो मैथ का क्या लेवल हो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे क्वेश्चन कई सारे वीडियो मैंने देखी है जहां पे बिल्कुल इजी मैथ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। भाई अब आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी मैथ के वहां पे नहीं पूछे जाते। और लास्ट हम लोग वो क्वेश्चन देखें कि जो अपने रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछेंगे, यानी जैसा हमारा पेपर आता है वैसे सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊं, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते चलना, और इनके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कराएंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया, अब कौन सा क्वेश्चन और हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका पेपर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बस मैं जो एग्जाम तक जैसे आपको बता दूं वैसे आप तैयारी करिए, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर दिखेंगे। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आपका जालंधर जटावरम में पूछा गया था। ये बताओ, निम्न में से किसके 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? जहां पे ये 4 ऑप्शन हमारे ये दिए गए, अब बताओ 4 कक्षीय हृदय किसके पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप राइट आंसर इसका क्या बता दिया? हमने राइट आंसर बता दिया क्या? मगरमच्छ। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया और कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। सबसे पहले ये ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका मगरमच्छ आता है ये किसमें आता है? सरीसृप प्राणी। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए मगरमच्छ कैसा प्राणी, आप सरीसृप प्राणी आप बता देंगे। और ये बता, जो आपका सरीसृप प्राणी होते हैं, अगर ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बताओ सरीसृप में कौन कौन से प्राणी आपके यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप किस किस का नाम बता देंगे। जैसे कि आपका एक होता है एक नाम नोट करना, एलिगेटर। अगर आपका कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बता जो एलिगेटर है क्या किसमें आता है, हम बताएंगे आपका सरीसृप में आ जाता है। जैसे आपका मगरमच्छ अभी हमने देख लिया, मगरमच्छ हमने अभी नाम देख लिया इसका। मगरमच्छ के बाद जैसे आपको जो छिपकली होती है, क्या होती है? छिपकली। ये भी आपका किसमें आता है? सरीसृप में आता है। इसके बाद जैसे आपका गिरगिट हो गया, जैसे क्या हो गया आपका? गिरगिट। गिरगिट किस में आता है? ये भी हमारा आपको सरीसृप में आ जाएगा। या फिर जो आपका कछुआ होता है, क्या होता है? कछुआ, ये भी आपका सरीसृप में आता है। और जैसे आपका कोबरा हो गया, क्या हो गया? कोबरा। ये सारे सरीसृप में आपके आते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट ये आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना कि जो आपके सरीसृप जीव होते हैं ना, ये क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। कैसे होते? असमतापी होते। और प्लस ये क्या करते? अंडे देते। और प्लस क्या करते? ये आपके अंडे देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका मेढक होता है, मेढक किस में आता है? मेढक क्या बता देंगे? आपका उभयचर में आता है। मेढक किस में आएगा? उभयचर में आपका ये आ जाता है। तो ये सारे वो पॉइंट नोट करना। अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया है तो और कौन से हमारे पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो मैं पॉइंट नोट करें, ये नोट करना आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम हो जाती है? किसकी कमी के कारण ये आपकी कम हो जाती है? आगरा एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दें? वैसे काफी बच्चे इसका राइट आंसर सही बता दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों, अगर प्लाज्मा की बात यहाँ पे हो रही तो प्लाज्मा के बारे में और हम इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं, क्या हमारे पेपर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पे एक हेडिंग डालना प्लाज्मा। अब ये बताओ, प्लाज्मा की अगर बात होगी तो ये एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका मानव का रक्त होता है, जो ब्लड होता है, इसका 55% भाग क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि जो मानव का रक्त होता है, रक्त का
रक्त का आपका 55% भाग किसका होता है, वो आपका प्लाज्मा का होता है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। और जो आपको ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आपका रंगहीन क्या है, ये आपका रंगहीन तरल है। ये क्या हो जाएगा, रंगहीन आपका तरल हो जाता है। और इसी प्लाज्मा का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका प्लाज्मा होता है इसमें आपका 90 से लेके 92% क्या होता है, इसमें आपका जल होता है। क्या होता है, इसमें आपका जल होता है। तो प्लाज्मा के बारे में ये पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन अगर प्लाज्मा का पूछे जा रहे हैं तो ये प्लाज्मा के बारे में इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है। अब बताओ, जो जठर अम्ल है इससे पेट में क्या स्रावित आपका होता है। इन चार ऑप्शन बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। और ये पुणे जेडारो में सीधा सीधा हमारे जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, यहां बताएंगे क्या, गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका जठर रस है, जो आपका क्या है जठर रस, तो जठर रस के बारे में आप क्या बताएंगे। जठर रस कैसा, बहुत ही आपका अम्लीय होता है। ये क्या होता है, जठर रस बहुत ही आपका अम्लीय होता है। कभी पेपर क्वेश्चन पूछा जाए जठर रस कैसा होता है, हम बताएंगे आपका अम्लीय आपका हो जाता है। और जो आपका जठर रस होता है इसका जो पीएच का मान क्या होता है, ये आपका होता है 1.5 से लेके आपका 3.5, ये इसका पीएच मान आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये जठर रस होता है ना, जठर रस से आपके जो एंजाइम स्रावित होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें स्रावित होते हैं ये भी पॉइंट नोट करना। इसमें जैसे आपका जो पेप्सिन, एक एंजाइम क्या लिखना, एक नोट करना कि आपका पेप्सिन एंजाइम हो गया, या फिर आपका रेनिन एंजाइम, रेनिन नाउ नोट कर, रेनिन एंजाइम हो गया, और या फिर आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपके 3 एंजाइम आपके जठर रस से आपके ये स्रावित होते हैं। कभी क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जो हमारा जठर रस होता है इसका पीएच मान क्या होता है या ये कैसा होता है, और जठर से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, ये सारे पॉइंट नोट करना जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा। नागपुर जेडारो में पेपर आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ डीएनए का पूर्ण रूप क्या। दोस्तों यहाँ पे हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस दोस्तों मैं एग्जाम तक जो चीजें आपको बता रहा हूँ उतनी आप तैयार करिए। जैसे मैंने कहा आज जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा, और इसके बाद जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी कि आपके जो आपके जितने सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे इनके जो मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा, और साथ साथ जो मैं आपको 2000 से लेकर 2024 के बीच जितने भी हमारे आर्मी, जीडी, ट्रेड, टेक्निकल, ये जो क्वेश्चन आपके पूछे गए सारे, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करा, इतना आप तैयार करिए, आपके पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कंप्लीट नोट्स अभी तक ना लिए हो, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें जो नोट्स लिख के मैसेज कर देना, और ये कंप्लीट नोट्स एक बार आप तैयार करिए, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहां से नजर आ जाएंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डीएनए का पूर्ण रूप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत बार क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जा चुका है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताओ कौन सी है। या सबसे छोटी हड्डी की बात हुई है, ठीक है। अगर कभी आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी हड्डी बता दो, वो कौन सी है, दोनों पॉइंट हम आपको यहाँ बताएंगे। तो अगर दोस्तों कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो वो जो कान की हड्डी होती, कौन सी, कान की हड्डी जो स्टेपीज होती, ये सबसे छोटी आपकी हड्डी होती है। अब दोस्तों अगर कान की हड्डी की बात हो रही है तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये मतलब कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है और उनके नाम भी आप बता दो, तो आप क्या बताएंगे। जो आपके कान होता है, क्या होता है, जो अपना ईयर होता है, कान होता है, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या क्या है, 3 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। अब ये कौन 3 हड्डियां होती, जैसे कि आपका मैलियस, एक हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, एक हड्डी आपकी हो जाएगी मैलियस, एक हड्डी होगी मैलियस हो गई। और दूसरी हड्डी कौन सी होगी हमारे इनकस, कौन सी हो जाएगी आपकी इनकस हो जाएगी। तीसरी हड्डी क्या हो जाएगी आपकी स्टेपीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टेपीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों जो आपकी स्टेपीज हड्डी, यही स्टेपीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टेपीज।
सही नाम कर लेना, क्या हो जाएगा, ये आपका इष्टपीज हड्डी हो जाएगी। ये यही हड्डी आपकी सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो फीमर होती है, जो कहाँ जांग में आपकी पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जो कभी कलाई होती है, कि कलाई में कौन कौन सी हड्डियां होती है, तो कलाई में कौन सी हड्डी हम बता देंगे। आप दो हड्डियों के नाम कलाई में हमेशा याद करना। एक नाम आप ये याद करना जो आपके कार्पल्स, एक याद रखिएगा कार्पल्स और दूसरा याद रखिएगा आपका मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, ये दो नाम आप याद रखिएगा। ये दोनों हड्डियां कहाँ पाई जाती है, आपकी जो कलाई होती है, कलाई में ये आपकी हड्डियां यहाँ पे पाई जाती है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये दो हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा था केमिस्ट्री का। तो 5 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी को वहां पे देख लिए जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे थे। अब ये वही सारे क्वेश्चन जो हमारे पेपर में बार बार आपके रिपीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो अपने केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बताओ जो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कि किसके ये विविध रूप है, किसके ये विविध रूप आपके यहाँ पे हो जाते हैं, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। और ये पुणे जेडारो में हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे, ये हम बता देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र भी आप बता दीजिए। तो इसका रासायनिक सूत्र आप क्या बता दें, कैल्शियम कार्बोनेट ये हो जाएगा CaCO3, ये आपका रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये आपका CaO, इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। इसे बिना बुझा हुआ चूना या दुग्ध चूना भी आपका कहा जाता है, किसे, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो अपना आया था, ये जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है कौन सा उप उत्पाद बनता है, कौन सा उप उत्पाद बनता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे। दोस्तों ये अभी सेट नंबर 4 चल रहा, अगर आपसे पहले वाले सेट ना देखे वो भी सेट सारे देख लेना, वो सारे भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपके हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, यहां बता देंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है कौन सा उप उत्पाद बनता है, वो आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये बताओ किसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका जालंधर जेडारो में क्वेश्चन, ये हमारे आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपका पूछा गया था। तो अब इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे कितना बता देंगे। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्या बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये नाइट्रिक एसिड है ना, ये पेपर बहुत बार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड यानी आपका जो HNO3 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये बताओ कभी अगर इसका पूछ लिया, इसके क्या क्या उपयोग हैं आपके, यानी कि जो आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया गया, इसके क्या क्या उपयोग है, तो आप क्या बताएंगे। इसका उपयोग क्या हम बताएंगे, जैसे आपका हो गया उर्वरक, एक उपयोग कहां पे होता है इसका, उर्वरकों के निर्माण में इसका यूज हम लोग बता देंगे। या फिर जो आपके विस्फोटक होते हैं, क्या होते हैं आपके, जो आपके विस्फोटकों के निर्माण में इसका यूज हम लोग यहां बना देंगे। या फिर आप बता देंगे जो आपके रंगों के उत्पादन में, रंगों के उत्पादन में इसका यूज आप बता देंगे, क्योंकि आपका जो नाइट्रिक एसिड है इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पर जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूं इसे ध्यान से नोट करिए, आपके पेपर यहां से क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं। अगर आप कभी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सी दो गैसें आपकी मिलती हैं, इस क्वेश्चन में ये हमारा यहाँ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर क्या बताएंगे, ये होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया ना, ये आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये इसके बारे में 1.2 पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये कैसी गैस होती है, ये आपके कलर क्या होता है, ये लाल भूरे रंग की ये गैस आपकी होती है। और एक पॉइंट ये इसका ये नोट करना है कि ये आपकी जहरीली गैस है। ये कैसी गैस होती है, ये आपकी जहरीली गैस आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका लेड नाइट्रेट है ना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आपका लेड नाइट्रेट है, अब इस लेड नाइट्रेट का ये बताओ रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आप क्या बताएंगे, आप बता दीजिएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये किसका हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का आपका ये सूत्र वहां पे आपका हो जाता है। और ये आपका एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में घुलनशील आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जो आपके विस्फोटक हो गए या माचिस और अन्य रसायनों का निर्माण में इसका यूज होता है। आपने देखा होगा जो आपके माचिस तिलियां होती है उसमें आपका लेड का यूज वहां पे होता है। किसका यूज होता है, लेड का यूज ही वहां पे आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ जो आपका C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, ये बताओ किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपका नागपुर JDAO में सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो ये किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, तो हम बता देंगे एथेनॉल का। किसका हो जाएगा, एथेनॉल का आपका ये हो जाता है। और ये मादक पेय पदार्थ के उत्पादन में इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है, इसका यूज कहाँ पे होगा, तो हम कहाँ बता देंगे, आपके जो मादक पेय पदार्थ होते हैं, मादक पेय पदार्थ जो होते हैं वहां पे इसका यूज आपका किया जाता है। या फिर एक पॉइंट और ये नोट कर ले कि आपका ईंधन विलायक में, कहाँ बता देंगे, ईंधन विलायक में इसका यूज वहां पे किया जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट करना, जहां पे आपका एथेनॉल का यूज वहां पे हमारा ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये बताओ हाइड्रोजन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या बता देंगे, उसके बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, आपकी 7 होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोजन कौन कौन से तत्व होते हैं उनके नाम नोट करना कि आखिर हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व हमारे आ जाते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक नाम आपने बता दिया फ्लोरीन, एक नाम क्या बताया यहाँ पे, एक नाम पहले आप नोट करिए किसका, फ्लोरीन का। एक नाम हमने लिख लिया फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, एफ फ्लोरीन का संकेत होता है। अगला नाम आपने बता दिया जैसे कि आपका क्लोरीन, अगला नाम हमने क्या बता दिया, क्लोरीन आपने बता दिया, इसका संकेत ये Cl आपका। ये सारे आपके हाइड्रोजन तत्व यहाँ पे आपके हो जाते हैं। ऐसे ही आपका जो आयोडीन, ऐसे हमने नाम बता दिया आयोडीन का, इसका संकेत क्या, आई संकेत हो जाता है। और ऐसे ही आपका अगला नाम क्या बता दिया हमने, ब्रोमीन का। अगला नाम किसका बता दिया, ब्रोमीन का। और ये इसका संकेत यहाँ पे आपका हो जाता है। और अगला नाम क्या हमारा हो जाएगा, स्टेटीन। क्या हो जाएगा, स्टेटीन, ये आपका नाम हो जाएगा। इसका संकेत क्या होगा, AT, ये इसका संकेत आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे वो नाम है हाइड्रोजन तत्व है। और इन सभी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपकी हो जाती है, 7 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, यहां से अपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पे आधारित है, भौतिकी के किस नियम पे आधारित है, इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका जबलपुर JDAO में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आप राइट आंसर कितना आप बता देंगे, इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे, ये बताना पास्कल का नियम। क्या बताएंगे, पास्कल का नियम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया गया ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो दोस्तों जो आपका ये आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो इसके भार में जो कमी होती है, यानी इसके जो भार में जो आपकी कमी हमें महसूस होती है, तो यह इसके द्वारा जल को हटाए गए भार के बराबर आपका होता है।
तो कभी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई व्यक्ति कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके जा रहा है और जब वो पानी में वहां उतरता है तो वो लकड़ी का टुकड़ा किस वजह से हल्का प्रतीत होता है, तो किस वजह, और इसमें किसका सिद्धांत काम करता है आप बताएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे हमारा लागू होता है। अब इसका जो भार में कमी होती है वो कितना भार कमी होती है, तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा जो जल में गिरता है उसने कितना द्रव अगल बगल से हटाया है उतना ही भार हमारा वहां पे उसका कम प्रतीत आपका ये होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर अगला क्वेश्चन आता है पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्या हो जाएगा इसका, टंगस्टन का बनाया था। किस लिए बनाया था, जो टंगस्टन धातु होती है इसका गलनांक और उतना बहुत ज्यादा उच्च होता है, बहुत ज्यादा, यानी इसे जो जल्दी पिघलता नहीं, और जिससे कि क्या होता है टंगस्टन तभी बनाया था कि चाहे जितना आपका गर्म हो जाए, हीट हो जाए, ये पिघल के टूटता नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है जो आपके फिलामेंट होते हैं टंगस्टन के आपके सारे ये बनाए आपके जाते हैं। और ये आपका नागपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। दानापुर में क्वेश्चन पूछा गया था आपके आर्मी के एग्जाम में, तो बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप बैटरी। क्या बताएंगे, बैटरी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये कैलिपर्स है ना, कैलिपर्स का यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज कहाँ पे बता देंगे, यहाँ बताएंगे कि किसी वस्तु का, इसका यूज कहाँ बता देंगे, वस्तु की जो मोटाई होती है, यानी जो किसी वस्तु की मोटाई को मापने में इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट करना है कि जो कैलिपर्स का यूज कहाँ पे होता है, हम बताएंगे वस्तु की मोटाई को मापने में इसका यूज वहां पे किया जाता है। और दोस्तों जो आपका यूडियोमीटर होता है, यूडियोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, तो भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों के मिश्रण की मात्रा को मापता, कौन मापता है, वो आपका यूडियोमीटर आपका ये मापता है। और कैलिपर्स भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ वेबर किसकी इकाई है। इन 4 ऑप्शन हमें ये बताना है कि जो आपका वेबर होता है, वेबर किसकी इकाई आपकी हो जाती है। तो वेबर किसकी इकाई हम लोग बता देंगे, ये बताएंगे चुंबकीय प्रवाह की। क्या बताएंगे, चुंबकीय प्रवाह की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो वेबर किसकी इकाई हो जाएगी, ये बता देंगे चुंबकीय प्रवाह की, ये आपकी इकाई यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों आपके जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और जीके के भी हमारे 15 क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आया कि गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये रिपोर्ट इन्होंने कब अपनी प्रस्तुत की थी, जो आपका कोल्हापुर जड़ाव में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर रिपीट आपके वहां पे हुआ करते हैं। तो इसका राइट दोस्तों आप क्या बता देंगे, यहाँ पे आप बताएंगे क्या 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हरित क्रांति के निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। दोस्तों जो आपकी ये हरित क्रांति है ना, यहाँ 2 क्वेश्चन पेपर बहुत पूछे जाते हैं। ये बताओ भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, या विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके दोनों पूछे जाते हैं। पहले इसका राइट आंसर हम बता देंगे अनाज। क्या बता देंगे, अनाज बता देंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब कभी क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, या विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। जब यहाँ पे भारत की बात करेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो हम किसका नाम बताएंगे, आप बताइएगा नाम किसका, MS किसका नाम बताएंगे, MS आपका स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का नाम हम लोग यहाँ पे बता देंगे। और वहीं पे कभी अगर आपका विश्व में बात किया गया, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप किसका नाम बताएंगे, तब नाम हम किसका बता देंगे, आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग का। नॉर्मन बोरलॉग का नाम हमें यहाँ पे क्लियर आपका होना चाहिए। और ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान से नोट कर लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। यानी ये क्वेश्चन जब आपका 2019 से पेपर में पूछा गया था तब का ये क्वेश्चन है। तो अगर उस समय इसमें अनुच्छेद कितने थे, उसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और कभी अगर अनुसूचियां उस समय का पूछ लेता, अनुसूचियां क्या हो जाएंगे, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। और वहीं पे अगर भागों की संख्या पूछ लेता तो हम बताते हैं आपके 25 भाग यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर, इसका हो जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो संविधान का निर्माण हुआ तब इसमें अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितने थे, भाग कितने थे, तब आप अनुसूचियां 8 बताते, भाग आप 22 बताते और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद बताते। जब संविधान का निर्माण हुआ तब की बात हम वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वर्तमान की बात करेगा तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए। संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जबलपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, भीमराव अंबेडकर बता दीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो, अगर आपसे ये क्वेश्चन हम पूछ ले, क्या चीज ये बताओ अच्छा कि जो आपकी झंडा समिति है, कौन सा में, झंडा समिति, अब बता दो जो आपकी झंडा समिति, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या, संघ समिति, संघ समिति इसके अध्यक्ष बता दो कौन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो झंडा समिति के हम लोग किसके अध्यक्ष कौन बता देंगे, यहाँ बता देंगे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका नाम बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हम लोग यहाँ बता देंगे। और संघ समिति में किसका नाम बताएंगे, यहाँ बता देंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम हम लोग यहाँ पे बता देंगे। ये सारे आपके दोनों, ये आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो आपके पेपर क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे नाम नोट कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमेशा याद करना, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान वो जो संसद होती है, संसद किससे मिलकर बनी हुई, ये क्वेश्चन पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, संसद किससे मिलकर बनी है, तो हम बताएंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों के मिलकर आपका संसद का निर्माण वहां पे होता है। इसके बाद अगर दूसरा आप ये क्वेश्चन याद करना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बता उच्च सदन कौन सा है, हम बताएंगे राज्यसभा। और तीसरा क्या याद रखना कि अगर निम्न सदन पूछेगा आप बताएंगे लोकसभा। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ इसमें लोकसभा संसद का निचला सदन है, ये अब किस अनुच्छेद में बोला गया। तो अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इसका याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से। देखो संशोधन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भाग पूछा जाता है, एक अनुच्छेद पूछा जाता है, अब एक जो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से आपके ली गई है। तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। 3 आपके क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो यही नोट कर लेना, क्या, भाग 20। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस देश से आपका जो संविधान संशोधन किस देश से आपका ये लिया गया है, तो हम लोग किस देश का नाम ले लेंगे, आप बता देंगे अफ्रीका। कि जो संविधान संशोधन में जो संविधान में संशोधन होता है ये किस देश के संविधान से लिया गया, हम बताएंगे अफ्रीका देश के संविधान से आपका ये लिया गया है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस भाग में आपका आता है, तो भाग क्या बताएंगे, भाग आप बता देंगे 20वां भाग बता देंगे। वहीं पे कभी अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया, तो हम बताएंगे अनुच्छेद नंबर 368। ये तीनों पॉइंट आप याद करना, तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में। ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित
जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती? नागपुर जडारो में क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या कहलाती? ये आपकी जनगणना कहलाती। क्या कहलाती? जनगणना कहलाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या राइट है दोस्तों? काउंट करते चलना आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपके पेपर बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है? जो आपका ये 2011-12 का जो वहां पे जनगणना हुई थी, वहां पे ये बताओ गरीबी दर भारत की कितनी थी? ये यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितनी दर हो जाएगी? ये दर उस समय थी आपकी 33.7%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोल्हापुर में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। दोस्तों जो आपका 2011 की जो जनगणना, इसके सारे पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर पूछा जाएगा। तो जनगणना वाला जो टॉपिक है आपका जीके का, बड़ी आराम से क्लियर कर लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म आपका वहीं से आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? बताओ कौन सी धाराओं की विशेषता नहीं है। पहला बोले कि वह एक निश्चित दिशा में बहती है, बिल्कुल बहती है, तो विशेषता हो जाएगी। वे जल की धाराएं है, बिल्कुल धाराएं है भाई वहां पे। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये गलत हो रही है। यहाँ बोला दिशा होती, यहाँ बोला दिशा नहीं होती, बस यही वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का पुणे जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया भी था। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? बताओ। भारत हो गया और बांग्लादेश, इनका जो प्रमुख उत्पादक है ना, वो आपका जूट है। जूट क्या हो जाएगा? प्रमुख उत्पादक ही इनका है, भारत का भी है, बांग्लादेश का भी है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? जूट बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट आपका राइट आंसर होगा। और जबलपुर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में ये यहाँ पूछा गया था। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब ये बताओ जो हरिप्रसाद चौरसिया थे, ये क्या चीज बजाते थे, बनाते थे, क्या बजाते थे, ये बता दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ। इन चार ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया थे ना, इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए गए। जो पेपर में अक्सर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरिप्रसाद जो चौरसिया, इनको क्या क्या पुरस्कार वहां पे दिए गए थे। तो दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनको कभी जो संगीत नाटक अकादमी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये कब दिया गया था, तो ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 1984 में इन्हें दिया गया था। इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका पद्म भूषण ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? ये पुरस्कार दिया गया 1992 में दिया गया था। और वहीं पे पद्म भूषण, वहीं पे एक और नोट करना, पद्म विभूषण ये पुरस्कार कब इन्हें दिया जाएगा? ये आपका दिया गया था 2000 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार वहां पे आपके ये दिए गए थे, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पुरस्कार इनके हो जाते हैं। अब ये बताओ 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भारत का किस देश के साथ युद्ध आपका हुआ था? आगरा एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में ये वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएं, किसके साथ हुआ था? चीन के साथ आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये पॉइंट हमेशा याद रखें, जो मैकमोहन रेखा वाला, ये मैकमोहन जो रेखा होती है ना भारत चीन के बीच में 1900, अगर ये क्वेश्चन पूछा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि जो आपका मैकमोहन रेखा है, कौन सी रेखा? मैकमोहन जो आपकी ये रेखा है, ये रेखा कब खींची गई थी? तो ये रेखा खींची गई थी आपके 1914 में निर्धारित की गई। और किन देशों के बीच? भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा निर्धारित आपके की गई थी। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है, कौन सी? रेड क्लिफ। अब ये बता, जो आपकी रेड क्लिफ रेखा ये कब किन देशों के बीच में है? ये क्या बता देंगे? ये रेखा आपकी भारत
और प्लस पाकिस्तान के बीच में ये रेखा आपकी आ जाएगी। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी डूरंड रेखा है, क्या पूछा जाए, जो आपकी डूरंड रेखा ये किन दो देशों के बीच में हो जाएगी, ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपकी ये डूरंड रेखा यहाँ पे हो जाएगी। तो ये तीनों रेखाएं भी आप याद करना, यहाँ से पेपर अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच में, या कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच में आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब ये बताओ, ये डेट आपकी दी गई है, अब इनमें ये हमें बताना है कि जो आपका विश्व ओजोन दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब आपका मनाया जाएगा, हम राइट आंसर क्या बताएंगे, 16 सितंबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 2-3 और नोट कर लेना कि एक ये बता दो 31 अक्टूबर को क्या आपका मनाया जाता है, या फिर एक ये बता दो आपका 9 अगस्त को क्या आपका यहाँ मनाया जाता है। ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो 31 अक्टूबर वाले में क्या आप नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करना आप एकता दिवस, यहाँ पे क्या नोट कर लेना कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में नोट कर लेना। और 9 अगस्त वाले में क्या आप नोट कर लें, यहाँ पे आप एक पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, विश्व आदिवासी, क्या नोट करें, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, एक पॉइंट ये यहाँ पे दोनों नोट कर लेना। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, हम बताएंगे 16 सितंबर को। और ये दोनों डेटें भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों डेटें भी आप ये नोट कर लें। दोस्तों ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपके पेपर सीधा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, बस एग्जाम से जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूं इसे फॉलो करना, आपके पेपर यहां से क्वेश्चन दिखेंगे। बस भरोसा करके जो चीज मैंने बता रखा, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, वो नोट्स आप तैयार करिए, क्योंकि नोट्स से सीधे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे दिखेंगे। बस वो नोट्स एक बार तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम भाई इसी बार क्वालिफाई वहां पे हो जाएगा। बस जो चीजें बता रहा हूं उसे ध्यान से देखो, उसे ध्यान से पढ़ो, और बस वही आप फॉलो करिए एग्जाम तक, ठीक है, पेपर क्वालिफाई आपका यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से, किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्म वेद के नाम से किसे आपका जाना जाता है, इनमें बताओ राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्म वेद के नाम से हम किसे जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अथर्ववेद को ही आपको ब्रह्म वेद के नाम से आपका ये जाना जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा वेदों की संख्या कितनी, आप बताएंगे 4 वेद है। कौन कौन से आपके वेद हो जाते हैं, तो वेद, पहला वेद आप क्या बता दिया, पहला वेद आपने बता दिया कि ऋग्वेद। पहला वेद क्या बताया हमने, एक तो ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। दूसरा वेद क्या हो जाएगा आपका, यजुर्वेद। दूसरा वेद क्या हो गया हमारा, यजुर्वेद हो गया। तीसरा वेद आपका क्या हो गया, सामवेद, वो कौन सा हो जाएगा आपका, सामवेद हो जाएगा। चौथा वेद हमारा क्या हो गया, वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद, वो क्या हो जाएगा आपका, अथर्ववेद आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे प्राचीन वेद, यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाता है। और जो आपका ये अथर्ववेद होता है ये सबसे नवीन वेद है, ये सबसे नया वेद यानी नवीन वेद आपका हो जाता है। अभी क्वेश्चन कभी पूछ लिएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, हम बताएंगे ऋग्वेद बता देंगे। और ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे नवीन वेद कौन सा है, आप बताएंगे अथर्ववेद सबसे आपका नवीन वेद आपका ये हो जाता है। ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर आपके होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इन 4 ऑप्शन बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो किसकी तुलना आपकी यहाँ पे की जाएगी, ये की जाती है कौटिल्य की, किसकी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के टोटल आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आपके ठीक ठाक लेवल के वहां पे आपके एग्जाम में आते हैं, तो यही लेवल आपके पेपर में रहेगा। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊं ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए थे वो सारे ही मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप इन्हें ध्यान से नोट करना और इनकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बाद में इनकी प्रैक्टिस अपने आप करने की, कैसे हम इनके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं, कैसे हम इन सभी के आंसर वहां पे दे सकते हैं। तो ये जो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट आपके इतने रुपए के बराबर
है, एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 है तो ये बताओ x का मान क्या हो। दोस्तों यहाँ देखो कितनी, जब दो क्रमांक आपकी छूटें यहाँ पे दी जाती है उसका फार्मूला आपको क्या होता है, उसका फार्मूला हमारा क्या होता है x प्लस x, यानी दो दो छूटें हो गई, एक छूट हमने माना कि एक छूट हमारी x हो गई, एक्स हो गया, एक छूट वाई होगी, तो फार्मूला क्या बनता है इसका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला आपका यहाँ बनता है। अब यहाँ सबसे पहले ये बता दो कि छूट हमें दी कितनी जा रही है, यानी कि अगर आपकी 920 रुपए कोई सामान थी, अगर हमें मिली है 331 की, तो कितनी छूट मिली और कितने परसेंट छूट मिली, कैसे निकालेंगे। अब देखो, यानी ये बताओ 920 रुपए की आपकी कोई सामान थी, आपको मिल गई है 331.20 की मिल गई, तो कितने परसेंट छूट मिली, यहाँ पे गुड़े क्या करो, परसेंट के 100 से गुड़ा कर दो, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करोगे 36% आपको यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिए, तब आपको जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अगर देखो ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए, ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए, इसी ऑप्शन में रखिए, यानी इसका मान क्या रखे कि हमारा 36 आ जाए, वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। अब ये बताओ, अच्छा अगर हम मान लो, देखो आप कोई भी चारों ऑप्शन एक एक रख के चेक करो, अगर मान लो हमने 20 रखा, यहाँ पे अगर आपने 20 रखा, यहाँ पे हो गया 20 हो गया, माइनस 20 बटे क्या किया गया 400 हो गया, 400 बटे आप यहाँ पे 100 आपने कर दी, ये 2 जीरो जीरो कट गए, ये 20 20 40 40 4 माइनस किया 36 बराबर आ गए। यानी हमें ये पता हो गया कि ये आपका x का मान कितना हो सकता है, वो होगा आपका कितना 20 यहाँ पे होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बस आपको ये चीजें पता होने कैसे क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। और एग्जाम पहले मैं जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करा दूं और जो मैंने आपको नोट्स में क्वेश्चन प्रोवाइड करा के उतने तैयार करके पेपर देने चले जाना, आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 16 संख्याओं का औसत 35 है, बाद में पता चला कि उसमें 4 अंक आपके 18, 17, 24 और 35 गलती से ले लिए गए, तो इन संख्याओं का हटाने के बाद नया औसत बताओ। दोस्तों औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सबसे पहले ये बता दो, अगर 16 संख्याओं का औसत 35 है, इनका योग क्या हो जाएगा। अब ये बता दो सबसे पहले इनका योग क्या हो जाएगा, कि 16 संख्याओं का औसत अगर आपका 35 है, इनका योग क्या हो जाएगा, योग ये हो जाएगा औसत में सूत्र नोट करना, औसत बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, ये इसका फार्मूला यहाँ पे आपका होता है। अब देखो अगर हम ये बताएं पदों का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या आप करेंगे, यहाँ पे तो योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत अगर हमें 35 है और संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अभी 16 है, इनका योग क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो योग क्या हो गया, ये आपका आ गया 560, यहाँ पे हमारा आ गया। अब देखो सवाल में ये बोला गया कि जो 4 अंक है आप ये 18, 17, 24 और 35 इनको गलती से ले लिया गया, इनको हमें नहीं लेना था, तो क्या करें हम इनको जोड़ के इसमें हम माइनस कर दे, इसमें आप माइनस कर देंगे और 4 संख्या और कम, अभी 16 संख्या है, अब 100 संख्या कितनी हमारी 12, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 संख्या और आप कर देंगे। जब आप 18, 17, 24 और 35 इन तीनों को जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे, ये इनका योग क्या आ गया, इनका योग हमारा 94 आपका हो गया। अब इसी 94 क्या कर दो, इसमें आप माइनस कर दो, यानी जब हम इसे 560 में आप जो 94 आप माइनस करेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया 466 हमारा हो गया। अब ये बताओ, अब हमें पूछा जा रहा है, अब बच्चों बचे हुए संख्याओं का औसत बताओ, तो अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, पदों का योग, योग कितना हमारा ये 466 है हमारा, बटे पदों की संख्या। अब 4 संख्या जब हट गई, 16 संख्या पहली थी, 4 कम कर देंगे, संख्या बची 12, तो 12 जैसे आप इसे डिवाइड करें कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.83 आपको ये निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, बाद में इस क्वेश्चन की आराम से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसे आप ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में यही पैटर्न की यही लेवल ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका आगरा यार में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, तो कैसे आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है और कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे।
क्या दिया जा रहा है, एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 आपका हो जाएगा। कब हो जाएगा, देखो यहां भी देखो हम ये मान चलते हैं कि जो अपना टोटल 100% है, ठीक है। अगर उसमें 3 भाग पानी है तो कितना पानी हुआ, 30%। मान लो यहाँ पे 2 हमने पॉइंट लिखे, एक हमने लिख दिया यहाँ पे पानी, क्योंकि इसमें क्या चीज यहाँ पे डाल रहे हैं, इस मिश्रण में कितना भाग पानी से बदलने पर हम यहाँ पानी फिर बदल रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया, अगला पॉइंट लिख दिया आपने प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित पानी यहां भी आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये बताओ, पहले अगर 3 भाग पानी था, अगर 3 भाग यानी कि अगर पूरा मिश्रण हमारा था उसमें पानी भी है और एक चीज और उसमें मिला हुआ है, अब उसमें देखो 3 भाग पानी है तो 100, अगर हम माने कि टोटल में 100 भाग था तो इसका 3 भाग क्या हो जाएगा, पानी है, 30 भाग पानी हो जाएगा। अब ये बताओ, जब आप केवल पानी ही उसमें आप मिला रहे हैं तो पानी आपका 100% ही वहां पे रहेगा, इसमें कोई मिश्रण तो है नहीं, केवल हम वहां पानी ही मिला रहे हैं। तो हमने माना कि जो हम पानी मिला रहे हैं वो आपका टोटल 100% पानी यहां मिला रहे हैं। अब इसके बाद बोला गया इसके इनका अब रेशियो क्या होगा, 1:1 हो गया, बराबर हो गया, 50-50% हो गया। तो हमने माना कि जो अपना पानी है इसमें पानी क्या बचा हमारा, 50% आपका पानी बचा। बस आपका आंसर पूरा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे हो गया। इसको आपने माइनस किया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 20 हो जाएगा। इसको आपने किया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 50 हो गया, 10 से काट दिया, क्या रेशियो बचे, 5:2। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ कितना पानी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2, कितना कर रहे हैं, 2। और कुल मात्रा क्या है, 5:2:7, 5:2:7। तो क्या रेशियो हो गया, 2/7। क्या रेशियो हो गया, 2/7। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लेना, बाद में इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है। स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कमल जो था ये 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन कोल्हापुर इंजीनियरिंग में पूछा, बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन वहां पे छोड़ के चलाया था, उसे पता ही नहीं चला कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है, कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। कई सारा बच्चा क्वेश्चन छोड़ के वहां पे चला है। देखो सवाल पढ़ते जाओ, जो चीजें दी जा रही बस उसे आप लिखते चलो, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हो। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि कमल ने 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। क्या दिया, विक्रय मूल्य के हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आपका लिखा हुआ है, क्या आपने लिख दिया, हमने ये लिख दिया कि जो आपका 80 वस्तु का जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये बराबर है 80 वस्तु को जो क्रय मूल्य होगा, इसमें आपके 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पे कर देंगे, कितना होगा, यही सवाल में आपका दिया जा रहा है। ये अगर आपने एक बार बना लिया, आप मान पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो ये अगर जो सेलिंग प्राइस आप इधर जो एसपी क्या हो, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, मैंने एसपी यहाँ पे लिख दिया। अब ये 6 यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि जो 86 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, ये आपका 80 वस्तुओं कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर है। और सवाल में ये दिया गया था कि 80 वस्तुएं जो खरीदता है, यानी खरीदते वो क्रय मूल्य होता है, वो कितने खरीदा, 11,180। तो जहां पे ये 80 सीपी लिखा, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं 11,180, आप यहां पे लिख सकते हैं 11,180। ये कितने वस्तुओं का मूल्य है, 86 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है। अब ये बताओ एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आपका हो जाएगा, 11,180 बटे आप यहाँ पे 86 करेंगे, 86 जब भाग कर दें कितना आपका ये हो जाएगा, 130 रुपए आपका ये निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आया, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ये बताओ सी की वर्तमान आयु क्या आपकी हो जाती है। और ये आपका जबलपुर जडावर में सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। अब बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे लेके आओगे। ध्यान से देखो, बस सवाल है, जो चीज जैसे दी है आप उसे नोट करते चलो, आपका आंसर यहाँ पे बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। देखो पहले क्या दिया, ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लोग की बात हुई, ए की बात हुई है, बी की बात हुई है। यहाँ पहले क्या बोला गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है।
अब ये जो 7:8 है, ये क्या दिया गया, ये दिया गया इनकी वर्तमान आयु, ये क्या दी गई, वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पे दिया गया। अब बोला कि अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। अब रेशियो क्या हो गया, 8:9 हो गया। लेकिन कब का दिया गया, 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का ये रेशियो यहाँ पे हमें दिया गया। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर दो, यहाँ पे रेशियो क्या है आपका, यहाँ पे हम डिफरेंट देख, एक का अंतर है आपका, यहाँ भी हमारा एक का अंतर है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्षों में देखें, वर्षों में ये आपका 6 वर्ष का अंतर हो गया, यहाँ पे 6 वर्ष का अंतर हो गया। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर आपका एक यूनिट, अगर एक यूनिट बराबर हमारा किसके, 6 के बराबर है, 6 साल के बराबर आपका है। अब ये बताओ, अब यहां से ए की उम्र निकाल सकते हैं, तो ये बताओ, तो ए की उम्र, ए की उम्र अब बता दो क्या हो जाएगी। अगर एक यूनिट 6 के बराबर है तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, 6 गुणे आप 7 करो, ये क्या हो जाएगा, 42 वर्ष यहाँ पे निकल के आ गई। हमें क्या निकल के आ गई, 42 वर्ष। लेकिन हमसे सवाल ए का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु बताओ। अब सी की वर्तमान क्या हो जाएगा, ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो 42 और प्लस 10 कर दो, क्या हो जाएगा, ये 52 वर्ष आपका निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगी सी की उम्र हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सी की उम्र आप इस तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना है कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। और ये आपका जबलपुर जडाउर में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती आपका 48 है तो y का मान बताओ, y का धनात्मक मान क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका तृतीय अनुपाती वो क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, ये होता है b² बटे a हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक दिया गया 3x² दिया गया है, ये 4xy है, तृतीय अनुपाती यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये b का मान मानो दिया गया, ये आपका a का मान दिया गया। तो b का स्क्वायर यानी क्या हम लिख देंगे यहाँ पे आप लिख दोगे 4xy का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बटे ए कितना आपका 3x² बटे क्या हो जाएगा 3x²। इसको सॉल्व कर लो। अब ये किसके बराबर मान दिया गया, ये आपके 48 के बराबर मान आपका दिया गया। यहां से y का मान निकालो, तो ऊपर वर्ग करोगे कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² y² हो जाएगा बटे क्या है 3x² दिया बराबर ये आपका 48 दिया गया। इस x² से ये x² हमारा कट जाएगा आपका, तो यहां से आपका y² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 यहाँ पे दिया गया, ये 3 उधर आ जाएगा, नहीं इसे काट दो। देखो 16 16 16 32 16 48, ये कितना 3 हो गया। तो ये y² बराबर इधर कितना हो गया 3 गुणे 3 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, केवल 3 इसका बाहर निकल के आ जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो y का मान कितना हमने निकाल लिया, y का मान आपका 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस तरह इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि यहाँ मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ पूछे जा रहे हैं। बस जो चीजें बता रहा हूं बस इसे ध्यान से देखो, फॉलो करो, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े। यही लेवल आपके पेपर का इस बार आने वाला है। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात अपनी पूंजी, यहाँ क्या दिएगा 2:3:5 के अनुपात पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात दिया गया 4:2:3 है। यदि ए और बी का लाभ का हिस्से के बीच का अंतर आपका इतना यहाँ पे दिया गया है, तो सी के लाभ का हिस्सा बताओ क्या होगा, सी का कितना लाभ होगा। दोस्तों आप जितना रुपए लगाओगे, जितने समय के लिए लगाओ, वही तो आपको लॉस मिलेगा, वही तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, वही प्रॉफिट मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका इनका प्रॉफिट होगा, जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये जितना आप रुपए लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ए ने कितना रुपए लगाया, ए ने माना कि 2 रुपए लगाए, ठीक है, हम रेशो ले रहे हैं, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यहां पर लिख दिया हमने 4 साल के लिए, ठीक है। फिर बी में आ जाओ, 3 रुपए लगाए 2 साल के लिए, इसका हमने लिखा 3 रुपए 2 साल के लिए। अब इसमें अब सी में आ जाओ, 5 रुपए लगाए 3 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 5 गुणे 3। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, 5 15 आपका ये हो गया। यानी ये तो ये रेशियो से हमने इनको लाभ होगा, इस रेशियो से इनको लाभ यहाँ पे होगा। अब देखो सवाल में ये दिया गया, यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर, किसके ए और बी,
तो ये बताओ जो आपका ए और बी यहाँ पे अंतर क्या है आपका 2 है, लेकिन रुपए में कितना अंतर दिया गया, ये दिया गया है 1,86,000। क्या दिया गया 1,86,000, ये हमें डिफरेंट दिया गया। तो अब बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा 1,86,000 आपको ये यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा जा रहा सी का लाभ, तो सी को लाभ कितना है 15। तो जब एक बराबर इसके बराबर आ गया तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं बटे यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 पूछता हम सीधा क्या कर देंगे यहाँ 15 से आप ये गुणा आप यहाँ पे कर दोगे। तो इसको जो सॉल्व करोगे काट पाट के गुणा करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13,95,000। क्या हो जाएगा 13,95,000 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए जरूरी है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जो चीजें जैसे बता रहा हूं इसे ध्यान से नोट करो और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वर्गाकार पार का समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया गया, यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाण 39 मीटर है तो वर्गाकार पार का परिमाप ज्ञात करो, क्या आपका हो जाए। ध्यान से देखो, पहले क्या बोला कि एक वर्गाकार पार को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया गया। अब ये मान चलो पहले हमारा कोई वर्गाकार पार्क था, ठीक है। अब इसको अगर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी एक भाग हमने 2 भागों में डिवाइड आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या था, ये भुजा आपकी थी, मान लो पहले ए थी, यहाँ पे जो आपका वर्ग जब पहले था ये ए थी, ये जब आपका वर्ग था ये आपकी भुजाएं थी पहले, ठीक है, ये भुजाएं थी। अब जब इसके 2 भागों में आपने इसे डिवाइड यहाँ पे कर दिया, ये भाग अलग कर दिया, ये भाग अलग कर दिया, तो ये भुजा क्या हो गई आपकी a/2 हो गई। ये भी भुजा हमारी आधी हो जाएगी, ये भुजाएं क्या हो गई आपकी आधी आधी हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ये भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी आधी आधी आपकी यहाँ पे होगी। अब देखो सवाल ये बता दो जो आपका यहाँ पे आयत होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। तो इसकी एक भुजा a है, इसकी a/2 है, ये भी आपका a है, ये आपकी a/2 है, तो इसका परिमाप क्या हो गया, ये भुजा हमने क्या जोड़ दी, सारे भुजाएं आप जोड़ दो। पहले भुजा ये हमने जोड़ी, ये आपकी a हो गई, ये भुजा आपकी इतनी भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी a/2, ये भुजा हमारी ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी a हो जाएगी प्लस का a, और ये ऊपर की भुजा ये आपकी क्या, ये आपकी a/2, यानी ये इनका परिमाप हो जाएगा। और परिमाप कितना दिया गया आपका 39 मीटर दिया गया, यानी ये बराबर हमें दिया गया 39 मीटर आपके दिया गया। अब देखो ये आधा a है, ये आधा है, यानी ये दोनों जुड़ के आपका a हो जाएगा। कितने a हो गए, 1a 2a 3a, यानी यहां में ये पता चल गया कि जो आपका 3a बराबर दिया गया आपके 39 के दिया गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काट दो इसे, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी क्या आएगा 43, वो 13 आ गया। अब ये बताओ अगर आपको एक भुजा हमें ये 13 पता चल गई, यानी ये भुजा अगर हमें 13 यहाँ पता चलेगी, ये भी आपका 13 हो गया, ये भी आपका 13 यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये सारे भुजा आपके 13 13 हो गए, तो अब ये हमसे पूछा जा रहा है वर्गाकार पार का परिमाप। तो आपका जो वर्ग होता है, वर्ग का ये बता दो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो यह क्या होता है 4 गुणे भुजा, एक भुजा क्या आपकी 13 है, तो 13 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, ये आपका 52 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 52 मीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में वह कितने गुना आपकी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कोल्हापुर एआरओ में सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा पूछा गया, तो आप कैसे इसका आंसर यहाँ पे ला पाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ बोला गया साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्षों में अपने आप का 4 गुना, यानी कि ये बताओ चाहे 1 रुपए अगर हमारी राशि थी, अब 1 से अगर आपकी 4 गुना हो गई, कितनी राशि बढ़ गई आपकी, कितनी बढ़ी, यहाँ पे हमने बोला कि 3 की वृद्धि हो गई, 3 की आपने बोल दिया क्या, 3 की यहाँ पे वृद्धि होगी। अगर 4 गुना हुई है तो एक हिस्सा तो मेरा ही, तो 3 आपकी और बढ़ गई है। अब इसके बाद और आ जाओ, इसमें बोला जा रहा है 12 वर्ष में अपने आप को 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में। अब ये बताओ अच्छा यहाँ पे क्या 12 वर्षों में अपने, यहाँ पे ये 12 वर्ष लगे, 12 वर्ष आपके टाइम लगा यहाँ पे 3 बढ़ने में, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा, अब ये 12 वर्ष लगे 3 बढ़ने में, अगर यहाँ पे 3 से काट दो। अच्छा ये बताओ अच्छा जो आपकी 1 की वृद्धि हुई होती, तो 1 की वृद्धि पे कितना टाइम लगेगा, इसे 3 से भाग किया, इसको 3 से भाग कर दो, कितना आएगा 4 वर्ष लग गए, ठीक है। अब 4 वर्ष लगे, तो ये बताओ 40 वर्षों में
अब ये बताओ 40 वर्ष में ये कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये कितने गुना इसका है, ये आपका 10 गुना है, तो इसका भी आप जब 10 गुना यहां पे कर दोगे क्या हो जाएगा 10। यानी कि अगर 10 की वृद्धि हो गई, यानी 10 एक राशि हमारे पास 10 और बढ़ गया, तो कितनी गुना राशि हमारी हो गई, ये आपकी हो गई 11 गुना। यानी 10 हमारा बढ़ गया, एक आपके पास पहले ही था, यानी 10 और ये एक क्या हो जाएगा 11 गुना आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका कितने गुना आपका हो जाएगा, हम बोलेंगे 11 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 12 वर्ष में 3 की वृद्धि हुई, हमने मान लो 3 से भाग इसको कर दिया, 3 से इसको कर दिया, तो 1 की वृद्धि होने में 4 समय लग रहा है, और इसमें बोला गया 40 वर्ष में। तो ये बताओ ये इसका अगर कितने गुना है, 10 गुना इसका है, इसका भी 10 गुना कर दोगे 10 आ जाएगा। तो ये 10 की तो वृद्धि होगी, एक हमारे पहले ही था, 11 गुना आपका यहां से हो जाएगा। राइट आंसर आप ला पाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 गुणे 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या बताओ कितने शून्य यहाँ पे होंगे। दोस्तों शून्य कब आपका मिलता है, शून्य तभी आपको मिलेगा जब आपका 2 और गुणे 5, 2 और 5 का जब गुणा होगा तभी आपको शून्य मिलेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से गुणा कर लो, किसी से भी आपको शून्य वहां पे नहीं मिलेगा। तो आपको सीधा से ये देखना है कि ये बताओ 2 और 5 ये है कितने, 2 ज्यादा है 5 ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, बस दोनों इक्वल वहां पे होने चाहिए। तो यानी सबसे कम संख्या किसकी पावर लगी वही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो सवाल में आ जाओ, यहां पहले लिखा 5 की पावर 217, यानी हमें ये पता चल गया जो आपका 5 है ये आपका 217 बार है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो 6 जो है 2 है आपका, 2 का हमें ये पता चल गया ये 129 बार यहाँ पे है। अब ये बताओ ये भी जो आपका 6 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है 6 को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, अब इसकी पावर आप कर दो 10, यानी यहां से हमें एक चीज और पता चल गई, यहाँ पे 2 की पावर आपका ये 10 भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा 10 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को आप जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा, और 129 में 10 जोड़ दोगे 139, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता है 5 आपका 217 बार है, लेकिन जो 2 है आपका ये 139 बार है। तो यहाँ पे इनमें जो सबसे कम वाला होगा वही आपका शून्यों की संख्या आपका हो जाएगा। तो कितने शून्य आपको मिलेंगे, जो इनकी पावर होगी उतने शून्य मिलेंगे, यानी 139 शून्य आपको यहाँ मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा होगा तभी आपको शून्य की संख्या आपको वहां पे प्राप्त होगी। अगले सवाल में पूछा गया यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो यहाँ बात हो रही चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि 81 गुना कितने समय में आपकी हो जाएगी। बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं, पर ध्यान से देखना। जो पहले क्या दिया गया 3 यूनिट पहले दिया गया है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्षों में 3 गुना आपकी हो जाती है, यानी कि 3 गुना, यानी 3 गुना होने में 3 गुना आपका होने में कितना समय लगा, उसे 4 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे, 4 वर्ष आपके लगे, ठीक है। अब ये बताओ 81 गुना होने में, अब ये बताओ 81 गुना होने में कितना आपका समय लगे। अब बताओ जो 81 है, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी अब ये बताओ 3 यहां पे बराबर हो गया। अब जो आपकी ये पावर होगी, जो आपकी ये इधर साल थे, उसी से आप सीधा सीधा गुणा कर दो, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष आपके लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 3 गुना में 4 वर्ष, 81 हमने पावर 3 की पावर लिख दिया, 4 होगा, जो पावर होगा वही साल से गुणा कर दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये भी आपको यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे भर सकते हैं, और एक अन्य पाइप सी उसी टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे से खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता बताओ क्या है, टैंक की क्षमता बता दीजिए कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्या पूछा जा रहा है, बताओ टैंक की क्षमता आपकी यहाँ पे कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। टैंक की क्षमता आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला पाएंगे, ये बताओ कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे लाएंगे। ध्यान से आप देखिए क्या चीज यहाँ पे आपके सवाल में दी जा रही है और कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कुछ आपका है ही नहीं, बस क्या करना है इसमें आपको एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करना है, आप इसका आंसर ला सकते हो। पहले क्या मैं कुछ चीजें आपको बता दे तो कैलकुलेशन आप बाद में कर लें, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है आपका। यहाँ पे क्या बोला, ए और बी एक टैंक को, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया
आप लिख दें ए जो टैंक को 12 घंटे भर रहा है और जो बी टैंक को भर रहा है ये 15 घंटे भर रहा है। और वहीं पे जब अगर तीनों नल एक साथ यहाँ पे चलाए गए तो टैंक को भरने में कितना समय लगा था, ये लगा था इन्हें 10 घंटे। यहाँ पे क्या करो, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 12 भाग 60 में किया आपका कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 15 किया यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 से करोगे आपको ये 60 हो गया। यानी अगर सबसे पहले ये निकालो जो सी की क्षमता क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो सी है उस टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली कर रहा है। अब ये बताओ सी की क्षमता कैसे आप निकालोगे, सी की क्षमता कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो आपका ए और बी, यहाँ पे ए बी आप माइनस कर दोगे, तो ये बताओ यहाँ पे क्या हम लिख दिया, सी की क्षमता। आपने सिंपल से सी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 5 + 4, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यानी 5 + 4, सी की क्षमता हम यहाँ पे निकाल लें, 5 + 4 कर दोगे और माइनस का 6 कर दोगे, यानी ये -6 करोगे तो यहाँ सी का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 में 6 माइनस किया, ये आगे, यानी इसका मतलब हो गया 3 यूनिट पर लीटर, 3 यूनिट पर लीटर आपको यहाँ पे हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे दिया गया 3 यूनिट पर लीटर आपका दिया गया, लेकिन सवाल में क्या बोले, जो सी है उस टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली कर रहा है। यानी यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो आपका 3 यूनिट, क्या पता चला, 3 यूनिट बराबर आपका ये 25 लीटर के बराबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये बताओ अगर 1 यूनिट किसके बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, अब ये बता दो, अच्छा टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कुल कितनी है हमारी, ये 60 यूनिट क्षमता आपकी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कैसे निकालोगे आप, 60 इसे 1 से भाग कर दोगे, 60 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे 3 आप यहाँ पे कर दोगे, इसे सॉल्व करो, कितनी बार काटो, 3 और 6 20 आ जाएगा, यानी कि 20 गुणे 25 आप यहाँ पे कर दोगे, इसको गुणा करो, क्या आ जाएगा आपका 500 लीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 500 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, क्या चीज कैसे दी जाए, यहाँ पे क्या दिया, ये तीनों का दिया गया, यहाँ पे जिनका एलसीएम निकल के आता है, ये टंकी कुल क्षमता आपकी वहां पे निकल के आ जाती है। तो हमने यहाँ सी का मान दिया गया कि उस टंकी को यानी 1 घंटे में आपको 25 लीटर प्रति घंटा आपका भर रहा है। तो हमने क्या निकाला, सी की क्षमता निकाली, उसकी आखिर क्षमता है क्या, यानी क्या किया, a + b + c * माइनस आप कर दो, यहाँ सी की क्षमता निकाले, 3 यूनिट पर लीटर निकाले, लेकिन यहाँ पे यूनिट में 3 आ रहा है, लेकिन लीटर 25 आ रहा है, 1 का मान निकालो। अगर आपका 1 यूनिट का मान आपका 25 बटे 3 है तो 60 यूनिट मान क्या हो जाएगा, आप 60 से इसे सीधा गुणा कर दोगे, तो यहां से आपकी टंकी की पूरी क्षमता आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आता है कि 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। भोपाल यार में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर ये पूछा गया था, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। अब यहाँ मान लो कि आपका ये पुलिस है, यहाँ पे चोर है, दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई, 500 मीटर यहाँ पे दी गई। 500 मीटर यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर चाहे 0.5 किलोमीटर आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे 0.5 किलोमीटर, आप ये 0.5 लिख देना, 0.5 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो चोर इधर भाग रहा है वो भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, और पुलिस जो यहाँ इसका पीछा कर रही है कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पीछा कर रही है। तो ये बताओ ये पकड़ पाएगी, नहीं पकड़, बिल्कुल पकड़ पाएगी, क्योंकि जो पुलिस है ये तेज दौड़ रही है। तो कितना तेज दौड़ रही है, ये दौड़ रही है आपकी कितनी स्पीड ज्यादा, ये ज्यादा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा है। तो ये बताओ, अब इसको पकड़ने पहले ये बताओ कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। देखो यहाँ पे हमें ये पता है आपका चाल बराबर क्या होता है, आपका दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो ये बताओ समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी क्या है इनकी, देखो दूरी आपकी क्या है 0.5 है, और बटे चाल क्या हो जाएगी, ये आपकी 2 किलोमीटर है, क्या दी गई 2 किलोमीटर आपकी यहाँ पे दी जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो गया, मान लो 1/4 घंटा, क्या होगा 1/4 घंटा, क्योंकि ये हटेगा आपका क्या हो जाएगा, दशमलव आप हटाओगे यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 2 गुणे 2 क्या 4, यानी 1/4 घंटे में क्या होगा, ये जो पुलिस होगी वो चोर को पकड़ लेगी। कितना समय ले रहा है, 1/4 घंटा। लेकिन सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, ये बताओ दूरी बराबर। अब ये बताओ जो आपका डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय हमारा हो जाएगा।
तो ये बताओ चाल जो यहाँ पे समय कितना लगा, समय आपका लगा 1/4 लगा है। वो यहाँ पे चाल क्या है, चाल क्या दी गई, चाल आपको कितनी दी जा रही है पुलिस की, चाल दी गई 12, चाल दी गई 12, समय क्या लगा आपका 1/4 घंटा। अब इसे 4 से जैसे ही काटो क्या आ जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि दूरी कितनी तय करेगा, वो 3 किलोमीटर जब वो आगे जाएगा तो उसको वहां पे पकड़ लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपका 346.5 सेंटीमीटर है और वक्र सतह का क्षेत्रफल आपका 990 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों ये आपके पेपर यही लेवल रहेगा, पेपर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। तो ये इसका क्वेश्चन कैसे आप राइट आंसर बताओ, देखो यहाँ पूछा जा रहा है उसकी ऊंचाई बताओ यह, और वक्र सतह का क्षेत्रफल। दोस्तों जो आपका ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वक्र जो आपका वक्र पृष्ठ इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है 2πr/h, 2πr/h होता है, ठीक है। ये आपका 2πr/h बराबर क्या दिया गया, ये आपका दिया गया 990 यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे देखो क्या दिया जा रहा है, ऊपर क्या दिया गया, यदि एक बेलन का आता, बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है आपका, ये मान लो बेलन हो गया, यहाँ पे दिया गया बेलन के आधार, यानी जो आपका ये आधार है बेलन का आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया गया, यानी ये कैसा है, वृत्त है आपका, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है। तो πr² बराबर कितना है आपका, ये दिया गया हमारा 346.5 आपका ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ जब πr² यहाँ पे हो गया, पाई का मान तो क्या हो जाएगा 22/7 हो गया, और गुणे r² बराबर ये दिया गया आपका 346.5 यहाँ पे दिया गया। तो ये r² बराबर क्या हो जाएगा 346.5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगा 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर भाग हो जाएगा 22, तो यहाँ पे रहेगा, और ये गुणे 7 आपको यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा। यानी यहीं पे सॉल्व कर लो, सीधा सीधा r का मान निकालो, r का मान कितना हो जाएगा। आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे r² बराबर इतना आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये बताओ, अच्छा यहाँ पे लिख लो, चलो r² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिया 346.5 और गुणे ये आपका 7 हो जाएगा, 22 यहाँ पे आपका ये नीचे आ जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा, काटोगे 110.25 आपका हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.5, यानी जब ये इसका वर्गमूल है तो ये r का मान कितना निकालेंगे, r का मान निकाले 10.5, आपका r का मान यहाँ पे आ गया। अब ये बताओ ये सार जो r का मान यहाँ पे रख दो, आपका ये h का मान निकल के आ जाए, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए उसका ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे इससे ऊपर सॉल्व करो, यहाँ पे क्या 2 गुणे 22/7 हो जाएगा, और r का मान कितना निकाला अभी 10.5 आप निकालेंगे, h का मान आप यहाँ निकालेंगे, बराबर आपका दिया गया 990 के बराबर आपका ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ सिंपल सा आपका h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 990 गुणे 7 और बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 10.5 आपका ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना राइट आंसर हो गया, जो चीजें कटे काट दीजिए, इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये जब हम सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा टोटल 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम क्या बता देंगे 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि 2 मजदूर, यहाँ पे दिया गया 2 मजदूर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बता दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन सोल्व करना, जब आपका सोल्व हो जाए इसका बताना राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता चुके हैं, जो इसके पिछला मैंने प्रैक्टिस टेस्ट आपको वहां पे कराया था। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे वहां पे बताएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यहां से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी रीजनिंग के आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके टोटल 5 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं, बड़ी आसानी से आप उनके सभी के आंसर वहां पे दे सकते हैं।
तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्दों का विषम युग्म चुनिए। ये बताओ इनमें से कौन सा आपका विषम है, इनमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो पहला है कक्षा विद्यार्थी, वाक्य शब्द पेड़ जंगल घंटा मिनट, कौन सा अलग हो गया, आपका जो सी है ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जब मिलते हैं कक्षा का निर्माण होता है, कई सारे शब्द मिलते हैं एक वाक्य बनता है। क्या कई सारे जंगल बन के पेड़ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ये आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए कि इसका लुप्त पद यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। देखो हमें ये संख्या पूछी जा रही है, अब देखो ये बताओ जो 4 से पहले देखो यहाँ पे डबल सीरीज आपकी चले, ध्यान देखना। ये 4 से 7 कैसे हुआ, 7 से 11 कैसे हुआ, 11 16 कैसे हुआ, 16। अब ये संख्या बताओ, तो 4 से 7 के लिए क्या बढ़ा है प्लस प्लीज, और 7 से 11 के लिए क्या बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, और 11 16 के लिए क्या बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा। तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बढ़ जाएगा। 16 और 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। 16 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डबल सीरीज आपकी यहाँ पे चल रही है, डबल सीरीज आपकी चल रही है, हमें जो संख्या निकाले हम उसी सीरीज को लेके चलेंगे और उसका आंसर हम लोग ला सकते हैं। और भोपाल या सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 8 18 35। अब देखो एक सीरीज आपको क्या दी गई, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं क्या ली गई है, यहां शुरू हो रही है। एक संख्या आपकी 3 दी गई है, 8 दिया गया, फिर आपका 18 दिया गया, फिर यहाँ 35 दिया गया। अब ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका 35 है, फिर बताओ 35 है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका एक संख्या और क्या दी गई, एक संख्या आपकी 98, एक संख्या क्या 98। अब ये संख्या बताओ कैसे, यहाँ पे क्या पद आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, कैसे आप बताएंगे। देखो यहाँ पे जो हम ये 3 और 8, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखा +5 बढ़ा, यहां से कितना बढ़ा आप देखिए 10 बढ़ रहा, यहां से कितना बढ़ा, ये आपका 17 बढ़ गया। अब ये बताओ, अब यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, और यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 7, यानी हम यहाँ देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2, आप जैसे यहाँ 5 2 7 हुआ, अब आगे वाले में क्या हो, 2 बढ़ेगा, कितना होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा 7 8 9, यहाँ 9 रहा होगा। तो वैसे ही जब आप 17 यहाँ पे 17 में आप जब 9 जोड़ दोगे कितना आपका हो जाएगा, तो 17 में आप 9 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 9 जोड़ोगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, क्या होगा 26, यानी क्या आप जब 35 में 26 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 6 11, 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 61 हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ 5 से 2 बढ़ रहे हैं, 5 2 7, यहाँ 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ जब इसमें 9 जोड़ोगे 17 9 26 हो गया, यानी ये संख्या जो रही होगी तो इसमें आपकी यही संख्या जुड़ के आई होगी। तो जब 35 से 26 जोड़ दिया हमारी ये कितना 61 आप क्या हो गया। तो राइट आंसर हमने क्या बता दिया इसका 61, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 मित्र राम श्याम अनिल दास और अर्जुन एक कतार में खड़े हैं। अर्जुन और राम के बीच कोई नहीं है, अनिल दास के पीछे, राम के पीछे कोई नहीं है। तो ये बताओ श्याम कतार में पहला नहीं है, कतार में सबसे पहले कौन खड़ा है, सबसे पहले कौन खड़ा है, ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे देंगे, बस इसमें कुछ नहीं, पजल एक होती है, जो चीज जैसे दिया आप वैसे सारी चीजें काउंट करते लो, आप इसके आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। तो पहले क्या बोला गया, 5 मित्र है, टोटल कितने मित्र हैं आपके 5 मित्र, हमने लिख दिया 5 मित्र हमें बैठाने, श्याम अनिल दास और अर्जुन एक कतार में खड़े, अर्जुन और राम के बीच कोई नहीं है। तो हमने क्या बैठा दिया, पहले बैठा दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने राम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने अर्जुन, अर्जुन, यानी अब हमें इन दोनों के बीच हम किसी को यहाँ बैठा नहीं सकते, कोई नहीं बैठेगा अब कोई, यानी अनिल दास के पीछे, अनिल कहाँ पे, अनिल जो है दास के पीछे। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि जो आपका अनिल है ये आपका हमने लिख दिया दास के पीछे, अनिल जो है दास के पीछे हमने ये लिख दिया, ठीक है, दास के पीछे, राम के पीछे कोई नहीं। अब राम के पीछे कोई नहीं, अब ये चीज हमें पता होगी कि जो राम रहेगा सबसे आखिरी में रहेगा, सबसे आखिरी, यानी यहाँ भी सारी लाइन हमारी खत्म, सबसे पीछे ये हो गए, तो इनके जस्ट आगे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट इनके आगे अर्जुन हो गए, इनके आगे कौन हो गए, अर्जुन हो गए, यानी हमने 2 लोगों की जगह बैठा दी। अब ये आपके 3 जगह और हमारी कम बच रही है, ठीक है, पीछे कोई नहीं है, श्याम कतार में पहला नहीं है। अब ये बताओ श्याम अगर यहाँ पे नहीं आएगा, अब ये पता हो गया जो श्याम है आपको यहाँ पहले स्थान पे ये आपका नहीं बैठ सकता, श्याम पहले नहीं है। कतार में सबसे पहले कौन खड़ा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो अब यहाँ पे जो अनिल दास है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच कोई तो नहीं आएगा, इन दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं
यहाँ पे आप बैठा दोगे किसको, दास को बैठा दिया, किसको बैठा दिया, यहाँ पे हमने किसको बैठाएंगे, यहाँ बैठा दिया आपने दास को। अब इनके पीछे किसको बैठा देंगे, हम बैठा देंगे अनिल को। अब कौन बचा, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे श्याम बचे, श्याम। ये यानी पूरी सीरीज हमारी यहाँ पे बन गई, आपकी पूरी सीरीज आपके बन गई। अब पूछा जा रहा है कतार में सबसे पहले कौन खड़ा है, तो राम सबसे पीछे, सबसे पहले कौन खड़ा हो जाएगा, दास आपका सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, दास। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। आप देखो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो आपका ये क्वेश्चन आपका हमेशा एक पेपर में पूछा जाता है। ये आपका जो आपका रक्त संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बस सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। देखो सवाल में क्या दिया गया, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा एक महिला है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक महिला है। वो जो महिला है वो एक लड़के इसको एक इशारा करते हुए बोलती है, वह मेरी नानी की एकलौती, यानी कि इशारा करते हुए महिला ने कहा वह मेरी नानी की। अब ये बताओ वो मेरी नानी की, अब ये बताओ अगर ये लड़का है अब ये महिला है, ठीक है। अब महिला की ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरी। अब इनकी नानी कौन होंगी, तो पहले इनकी माँ आएंगी, पहले क्या आएंगे, इनकी माँ आपकी आएंगी, ठीक है। अब माँ आएंगे, फिर इनकी ये नानी होंगी जाके, यही तो नानी होंगी जाके। तो ये मान लो क्या हो जाएंगे, ये मान लो इसकी क्या हो गई, ये हो जाएंगे इसकी पुत्री, यहाँ पे आपकी हो जाएंगे, ठीक है। एकलौती पुत्री का पुत्र, अब ये एकलौती पुत्री का, अब जो इनकी नानी की एकलौती पुत्री इनकी माँ हो गई, अब उसका ये पुत्र है, ये लड़का क्या हो जाएगा। अब ये लड़का अगर ये पुत्र यहाँ पे हो गया, अब ये बताओ महिला का उस लड़के के साथ, अब ये बताओ इनका बीच का संबंध क्या हो गया, ये दोनों संबंध क्या हो गए, भाई बहन को हो गया। संबंध क्या हम बता देंगे, इसका संबंध लड़की क्या हो जाएगा, बहन का आपका हो जाता है। तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे, बहन बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो दोस्तों यहां से हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे एग्जाम तक मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका वहां पेपर लगेगा। तो दोस्तों मैं जितने आपको मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा वो नोट्स आप तैयार कर लेना, और जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन करना, आपके एग्जाम से यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।